हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसटीएम फोकस यूपीएससी। आज के 30 जून के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला, इंडिया के कोस्टलाइन के नए मेजरमेंट्स और उसका कोस्टल रेगुलेशन जोन पर इम्पैक्ट। दूसरा, पुरी के वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा और उसके आसपास की पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा, यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव का लेटेस्ट एडिशन जो अभी सिविल स्पेन में हुआ। तो शुरुआत करते हैं इंडिया के कोस्टलाइन अपडेट से। ड्यूरिंग द 1970s इंडिया की कोस्टलाइन 7,516 किलोमीटर्स माना जाता था, लेकिन नए हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स के बाद ये बढ़कर 11,098 किलोमीटर्स हो गया है, यानी एक लगभग 48% का जंप। लेकिन याद रखिए, ये बदलाव किसी नए टेरिटरी की एक्विजिशन की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेजरमेंट टेक्निक में सुधार की वजह से हुआ है। पहले लो रेजोल्यूशन मैप्स का यूज़ होता था जिसका स्केल 1:45 लाख होता था। अब नए डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के जरिए 1:250,000 स्केल के हाई रेजोल्यूशन मैप्स का यूज़ किया गया है, जिससे कोस्टलाइन के छोटे छोटे बेंड्स, कर्व्स और इरेगुलरिटीज़ भी कैप्चर हो पाए हैं। इसी प्रोसेस में 7 नए छोटे आइलैंड्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो पहले के मैप्स में छोटे होने के कारण इंक्लूड नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कोस्टलाइन पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से किसी भी कोस्टलाइन का एक्चुअल लेंथ मेजर करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप मेजरमेंट रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं कोस्टलाइन और भी लंबी होती जाती है। रही बात नए अपडेट के इम्प्लीकेशंस की, तो फिजिकल टेरिटरी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास ज्योग्राफी का एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन या सीआरजी के एप्लीकेशन पर पड़ेगा, क्योंकि अब नए एरियाज सीआरजी के अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सीआरजी के बारे में भी देख लेते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी सीआरजी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कोस्टल एरियाज में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इसका मेन एम है कोस्टल सिस्टम्स का प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन, सुनामी और कोस्टल इरोजन से बचाव करना। सीआरजी को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सीआरजी 1 में आते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जैसे मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स। यहाँ डेवलपमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है एक्सेप्ट डिफेंस या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए। सीआरजी 2 में आते हैं अर्बन कोस्टल एरियाज, जहां सिर्फ एग्जिस्टिंग रोड्स के लैंडवर्ड साइड पर कंस्ट्रक्शन अलाउड है। सीआरजी 3 में आते हैं रूरल अनडेवलप्ड एरियाज। इस जोन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सीआरजी 3A एंड सीआरजी 3B। सीआरजी 3A जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और लिमिटेड डेवलपमेंट अलाउड है, और सीआरजी 3B जहां कम पॉपुलेशन है और सिर्फ लो इंटेंसिटी डेवलपमेंट ही परमिटेड है। सीआरजी 4 में वाटर एरियाज जैसे क्रीक्स और बैक वाटर्स आते हैं, जहां फिशिंग, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटीज़ रेगुलेट होते हैं, जैसे कि द बैक वाटर्स ऑफ केरला इन एलईपी। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं पुरी के फेमस जगन्नाथ टेम्पल और वहाँ होने वाले रथ यात्रा की। पुरी ओडिशा का ये फेमस मंदिर जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो विष्णु जी के ही एक रूप है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरी को यमुना का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यमराज की पावर लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस के कारण नलीफाई हो गई है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। जगन्नाथ का आइडल लकड़ी का बना होता है और इस मंदिर को 12th सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग अनंतवर्मन देवा ने बनवाया था। एक और इंटरेस्टिंग बात है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल व्हाइट पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि नियर बाय कोणार्क का सन टेम्पल ब्लैक पगोडा के रूप में जाना जाता है। अब रही बात रथ यात्रा की, ये एक एनुअल चैरियट फेस्टिवल है जहां जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा के आइडल्स को ह्यूज और डेकोरेटेड रथों में बिठाकर क्वीन गुंडीचा के मंदिर तक ले जाया जाता है, जो मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। 9 दिन के बाद ये आइडल्स वापस मंदिर में ले आए जाते हैं। इस साल का रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल टेंशन्स भी सामने आए हैं। वेस्ट बंगाल ने अभी रिसेंटली 30 अप्रैल को दीघा में जगन्नाथ धाम का इनॉग्रेशन किया, जो पुरी के मंदिर का एक रेप्लिका है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने इस मूव को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इससे कई भक्तों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। उन्होंने इस टेम्पल को स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस का वायलेशन भी कहा।
इसी क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए शायद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने पुरी के रथ यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया। इसी टॉपिक पर एक क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे और फाइनल टॉपिक की तरफ। यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के चौथे एडिशन यानी FFD4 जो हाल ही में सेविल स्पेन में हुआ था। पहला FFD कॉन्फ्रेंस 2002 में मॉन्टेरे मैक्सिको में हुआ था, जहां से मॉन्टेरे कंसेंसस आया था। उसमें रिच कंट्रीज से ये कमिटमेंट लिया गया था कि वो अपना 0.7 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पुअर कंट्रीज के ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस में लगाएंगे। FFD के बाद के एडिशंस दोहा 2008 और एडिस अबाबा 2015 में हुए और अब FFD4 के सिविल एडिशन में एक नया गाइडलाइन डॉक्यूमेंट एडॉप्ट किया गया है जिसे सिविल कमिटमेंट कहा गया है। ये डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन ज़रूर सेट करता है। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स ने नेगोशिएशंस के बीच में विथड्रॉ कर लिया क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और जेंडर इक्वालिटी जैसे पॉइंट्स को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। सिविल कमिटमेंट का फोकस है डेट रिलीफ और रिस्ट्रक्चरिंग, क्लाइमेट फाइनेंस, फेयर टैक्स सिस्टम्स और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में रिफॉर्म्स। ये टॉपिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट और इक्विटी के लिए क्रूशियल है। जाने से पहले आपके स्क्रीन में आज के टॉपिक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को आप मेंस आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। टू डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।